हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। सामान्य विज्ञान की इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग चलिए आगे देखते हैं। इससे पिछला भी आप तक लोगों ने प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको पता है कि प्रैक्टिस सेट का प्रारूप क्या है। 10 इसमें आपको फिजिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे, 10 आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे और 10 आपके किसके बायोलॉजी के प्रश्न मिलेंगे। तो हम लोग साइंस के इस तीनों पोर्शन को एक साथ कवर करते हुए चल रहे हैं। फिजिक्स में अभी हमारा चल रहा है न्यूटन्स लॉ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया केमिस्ट्री में। बायोलॉजी में आपका ऊतक यानी टिश्यू से इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं। चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न दिया हुआ है, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है। देखते होंगे जब एक रेस होता है तो जो समापन लाइन होती है, जो एंड लाइन होती है, उसको क्रॉस करने के बाद भी जो धावक होता है, जो रेसर होता है, वो कुछ दूर तक दौड़ता है। इसका रीजन क्या है? ठीक है, तो इसका रीजन क्या होता है कि गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। क्या करती है? जो गति की जड़ता होती है यानी जो गति की इनर्शिया होती है वो उसे आगे बढ़ाती है और वो क्या करता है? रुकने की कोशिश करता है। तो इस प्रक्रिया में क्या होती है? उसे थोड़ा सा स्थिर होने में समय लग जाता है। ठीक है, इसी कारण क्या होता है? धावक अपना रेखा पार करने के बाद, जो समापन रेखा पार होता है, समापन रेखा पार करने के बाद भी थोड़ी दूर तक अपना वो दौड़ता रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, जब एक कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री जो होते हैं स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। इस बल को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इस बल को आप क्या कहते हैं? जड़त्व। ठीक है, इस बल को क्या कहते हैं? जड़त्व। रीजन क्या होता है? देखिए, जड़त्व होता क्या है? विरामावस्था में स्थित वस्तु विरामावस्था में ही रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, या फिर वस्तु अगर गति में है तो वह गति में ही रहती है जब तक कि उस पर बाहरी बल न लगाया जाए। इसीलिए जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री क्या होते हैं? स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं, क्योंकि वो तो सीधा स्थिर थे, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी घूमती है वो क्या होते हैं? उनमें गति होती है थोड़ी। इसी कारण क्या होता है? उसमें थोड़ा सा झुकाव महसूस होता है उनको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? ठीक है, तो आप कभी कार्ड जो होता है, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, उसको आप गिलास पे रख के कभी ट्राई करिएगा। गिलास पे रख करके उस पर एक सिक्का रखिएगा और तेज़ी से उस कार्ड को प्रेस करिएगा या फिर मारिएगा ऐसे, तो वो क्या होगा? वो उस पर से, अगर ये गिलास है, ठीक है, इस पर एक आप कार्ड रख दिए और इस पर एक सिक्का रख दिए, तो सिक्का क्या होगा? कार्ड के साथ न जा करके वो नीचे गिर जाएगा गिलास में। तो इसका रीजन क्या होता है? किस नियम के अनुसार यह होता है? तो यह आपका जड़त्व के नियम के अनुसार ही होता है, क्योंकि सिक्के पे कोई बल नहीं लगाया गया। सिक्का क्या चाहता है? सिक्का अपना रेस्ट में ही यानी विरामावस्था में ही रहना चाहेगा, लेकिन कार्ड को क्या करा दिया गया? कार्ड को गति करा दिया गया। कार्ड को इतनी तेज़ी से गति कराया गया कि उसमें फ्रिक्शन जो था दोनों के बीच में वो बहुत ज़्यादा नगण्य निलिजिबल हो गया। इसी कारण क्या होता है? सिक्का जो आपका होता है वो नीचे गिलास में गिर जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? किसके बीच जड़त्व का मान अधिकतम होगा? आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, एक ही आकार के रबड़ बॉल और पत्थर के बीच में, या फिर स्कूटर और बस के बीच में। ऑप्शन सी दिया हुआ है 10 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के के बीच में। और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है रेलगाड़ी और हवाई जहाज़ के बीच में। तो देखिए, सबसे अधिक अगर जड़त्व किसी में होगा तो रेलगाड़ी और हवाई जहाज़ के बीच में होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि किसी भी वस्तु का एक प्राकृतिक गुण होता है जो उसकी गति की या फिर विराम या गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। वहीं क्या कहलाता है? आपका जड़त्व कहलाता है। एक भारी वस्तु का जड़त्व हमेशा हमेशा क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, तो अर्थात इससे आप कह सकते हैं कि जो वस्तु का जड़त्व होता है वो समानुपाती होता है भार के। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा? उदाहरण के लिए रेलगाड़ी और हवाई जहाज आपने देख ही लिया। बस आदि जो भारी वाहन है उनका जड़त्व का मान सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाए तो इस प्रक्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल किसके समान होता है?
ठीक है। तो यह आपका किसके समान होता है, वस्तु की वजन के समान होता है। ठीक है, यदि आप कोई भी द्रव्यमान m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से उठाते हैं तो इस प्रक्रिया के लिए बल की आवश्यकता तो होती है। कितनी बल की आवश्यकता होती है, वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल उसका वजन के समान होता है। अगर उस वजन को आप उठा लेते हैं तो वो क्या होगा, ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण a से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा। ठीक है, तो उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा, देखिए कोई भी द्रव्यमान है जो a से आपका त्वरण में है, गतिशील है, तो उस पर जो प्रयुक्त बल होता है, बल आपका F बराबर m में लगता है। क्या लगता है, F बराबर m में। यहाँ पे आपका F क्या है, तो आपका F आपका बल है, m क्या है तो मास होता है, m मतलब मास यानी कि द्रव्यमान। ठीक है, ए क्या है, एक्सेलरेशन यानी जो आप अभी त्वरण देखें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दिशाओं के बीच का कोण कितना होता है। ठीक है, तो जब किसी F को यानी बल को अगर विपरीत दिशा में लगाते हैं तो उनके जो दिशाओं का कोण होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री का कोण वह बनाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु का स्थिर या फिर एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। ठीक है, कौन करता है, तो वो होता है आपका जड़त्व। ठीक है, कौन होता है, आपका होता है जड़त्व। यह एक ऐसी भौतिक इकाई है जो कि आपका वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या फिर वो बदलने का प्रयास करती है। ठीक है, वही क्या कहलाता है, आपका बल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, बल। अगर आप बल का एसआई यूनिट देखेंगे तो बल का एसआई यूनिट आपका होता है, बल का एसआई यूनिट क्या होता है, चलिए जल्दी बताइए। ये होता है आपका न्यूटन, जो कि सर आइजैक न्यूटन के नाम पर ही रखा गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जड़त्व तो क्या करता है, किसी वस्तु को उसकी स्थिति में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है, रोकता है। ठीक है, और जो बदलने का प्रयास करता है या बदलता है वो होता है बल। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई आवेग, जड़त्व, बल या दाब न लग रहा हो। तो इसमें से जब क्या न लग रहा हो तो आपका होता है बल। कोई भी वस्तु सतत चाल यानी कांस्टेंट स्पीड से गति करती है जब इस पर कोई भी बल न लग रहा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। प्रकृति में अकेले क्या नहीं होता है, जड़त्व, बल, संवेग या फिर वेग। ठीक है, तो आपका जो बल है, बल क्या होता है, बल एक ऐसी सदिश राशि है, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। ठीक है, लिख लीजिए आप, सदिश राशि। अदिश राशि और सदिश राशि से भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ बनते हैं, तो उसके बारे में भी पिछले क्लासेस में चर्चा की गई है, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो बल जो है आपका क्या है, सदिश राशि है। तो ये जो प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं पाई जाती, इसका रीजन क्या होता है, यह आपकी जैसे एक वस्तु द्वारा किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाया जा सकता है, अर्थात समस्त वस्तुओं पर पृथ्वी अपने गुरुत्व के कारण गुरुत्वीय बल आपका F बराबर mg लगाती है। क्या लगाती है, जो पृथ्वी होती है अपने गुरुत्व के कारण F बराबर mg लगाती है। जो आपका हम लोगों ने देखा था बल का फॉर्मूला m में एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन पृथ्वी के द्वारा लगाया गया है, गुरुत्व के कारण लगाया गया है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, mg होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किसने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। तो ये किया था आपके सर डाल्टन ने। ठीक है, सर जॉन डाल्टन, जो कि आपके एक अंग्रेज के वैज्ञानिक थे। कहाँ थे, आपके अंग्रेज वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये क्या थे, एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही जो भी पदार्थ संबंधी या उसकी रचना संबंधी सिद्धांत था, उसका क्या किया था, प्रतिपादन किया था। जो आप देखेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से प्रचलित है। इन्होंने ही प्रस्तावित किया था कि जो प्रत्येक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है उनका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था। तो बुनियादी सिद्धांत आपके जॉन डाल्टन ने ही प्रदान किया था। इन्होंने बताया था कि सभी पदार्थ जो होते हैं द्रव्य परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं।
इनका पहला था। दूसरा इन्होंने बताया था जो परमाणु होते हैं पदार्थ के अविभाज्य और सूक्ष्मतम कण होते हैं, यानी कि न तो इन्हें विभाजित किया जा सकता है और ना ही आप पूरे पृथ्वी या पूरे ब्रह्मांड में इनसे छोटे कण पाएंगे, ठीक है, जिन्हें किसी से रासायनिक अभिक्रिया में न ही उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। और इन्होंने बताया जो एटम से जो परमाणु है ना तो आप उसे नष्ट कर सकते हैं ना ही आप उसे किसी भी विधि से दोबारा बना सकते हैं। इसके बाद इन्होंने जो अपना तीसरा बनाया था भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, डाल्टन के परमाणुवाद की कौन सी अभिधारणा जो थी द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो ये आपका कौन सा परिणाम है? ये है आपका परमाणु अविभाज्य कण है। इनका पहला स्टेटमेंट था जो परमाणु है अविभाज्य है। ये दूसरा बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया में ना ही इसे बनाया जा सकता है न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। और तीसरा इन्होंने बताया था जो इसमें नहीं दिया हुआ है, ये बताया था कि जो परमाणु है अविभाज्य जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया में बनाया नष्ट नहीं किया जा सकता। और तीसरा इन्होंने क्या बताया था? तीसरा बताया था कि सभी जो परमाणु होते हैं या जो सभी आपके परमाणु के द्रव्यमान होते हैं रासायनिक गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी कि भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, परमाणु रासायनिक रूप से जुड़ करके क्या किसका निर्माण करते हैं? तो परमाणु जो होते हैं रासायनिक रूप से जुड़ करके ये एक अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। जब दो या दो से अधिक एक ही प्रकार के या अलग अलग प्रकार के तत्वों के परमाणु आपस में मजबूत रासायनिक बंधों से जुड़कर बनते हैं तो उन्हें अणु कहा जाता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक ही तत्व या विभिन्न तत्व के परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है? तो वो आपका अणु बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? तो वो आपके अणु बनाते हैं। जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु के में उपस्थित होते हैं? ठीक है, इसमें आपका क्या पूछ रहा है, जो जल के अणु होते हैं कॉपर सल्फेट के कितने अणु के में उपस्थित होते हैं? तो देखिए जो आप कार्बन जो आपका कॉपर सल्फेट अकार्बनिक यौगिक होता है जिसका रासायनिक सूत्र आप CuSO4 क्या जानते हैं? CuSO4, उसके साथ साथ आपका 5H2O लगा होता है। क्या होता है? 5H2O, क्योंकि इसमें सल्फेट भी कहते हैं। तो कॉपर सल्फेट एक अणु में जल के आपके टोटल 5 अणु होते हैं। कितने होते हैं देखिए यहाँ पे, ये आप देखिए इसमें टोटल कितने अणु होते हैं? टोटल 5 अणु होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात कितना होता है? ठीक है, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसमें जो आपका कैल्शियम होता है और ऑक्सीजन होता है उनका अनुपात कितना होता है? तो देखिए इनका अनुपात होता है, Ca का द्रव्यमान कितना होता है? 40 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का आपका 16 होता है। तो इनका अगर हम लोग द्रव्यमान का अनुपात देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5:2। इसको आप 8 से काटिए, 8 दूना 16, 8 पंजे 40। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 5:2, 5:2। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है पानी में हाइड्रोजन तथा जो ऑक्सीजन होता है उसकी जो उपस्थिति होती है किस अनुपात में होती है? तो देखिए जल और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन को जो द्रव्यमान का अनुसार 1:8 होता है। कितना होता है? 1:8 होता है, ठीक है। ये होता क्या है? पानी का आपका फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। हाइड्रोजन का आपका द्रव्यमान कितना होता है? 1, तो 2 हाइड्रोजन है 2 हो गया, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। इसे आप 2 से काटेंगे, 2 1 का 2, 2 8 16, तो ये कितना आ जाएगा? 1:8। ये हमेशा और हमेशा पानी का जो होता है इनके द्रव्यमान का अनुपात हर समय बराबर होगा, 1:8 में ही आप इसको पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अमोनिया में N2 और H2 के जो द्रव्यमान होते हैं वो किस अनुपात में होते हैं? तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका? अमोनिया आपका NH3 होता है जिसमें N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा 14:3 में रहते हैं। अमोनिया, सबसे पहले अमोनिया का फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है? NH3, ठीक है। कितना होता है? NH3। अमोनिया गैस को, अगर अमोनिया गैस की बात करें तो अमोनिया गैस आपका सबसे पहले 1771 में, कब? 1771 में जो एक साइंटिस्ट थे प्रिस्टेल ने खोजा था, और इन्होंने विभिन्न जीव जंतुओं पेड़ पौधों के सड़ने वाली ज्वालामुखी पर्वतों से निकलने वाली राख में पाई जाती है। जो अमोनिया होती है वो जो पर्वत से निकलने वाली राख होती है, पेड़ पौधे जो सड़ जाते हैं, ज्वालामुखी जो पर्वत से निकलता है वहीं से आपका अमोनिया निकलता है।
अगर इसका उपयोग देखें, जो अमोनिया होता है उसका उपयोग आपका प्रतिकारक के रूप में आइस फैक्ट्री या आपका रेयान बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया हुआ रक्त क्या है। ठीक है, तो रक्त देखिए एक प्रकार का एक संयोजी ऊतक है। ठीक है, रक्त क्या है, रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। मुंह की परत किससे बनी होती है। तो जो हमारी मुंह की परत होती है ये आपकी पपड़ीदार उपकला यानी जो आपका स्क्वेमाउस एपिथेलियम से बनी होती है। ठीक है, किससे बनी होती है, स्क्वेमाउस एपिथेलियम के द्वारा बनी होती है, जिसे आप क्या कह सकते हैं, कोबलाइडल एपिथेलियम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में कौन सा अंग सबसे बड़ा है। ठीक है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा पाया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए एक बार, पेट, गुर्दा, त्वचा और दिमाग। ठीक है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग जो होता है वो आपका त्वचा ही होता है। क्या होता है, त्वचा होता है। यह शरीर का बाहरी आवरण होता है, पूरे बाहरी आवरण में आपको त्वचा देखने को मिलेगा, जिसे वातावरण या एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, त्वचा उपकला ऊतकों की कई परतों द्वारा निर्मित होता है, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है। ठीक है, अगर मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत होती है। क्या होती है, यकृत होती है। अगला प्रश्न देखिए। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच, ठीक है, कौन सा ऊतक बनता है। तो ये आपका बनता है वसा। ठीक है, जो संयोजी ऊतक होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, एक आपका लचीला संयोजी ऊतक होता है, दूसरा संघनन होता है और तीसरा आपका होता है विशिष्टीकृत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया हो, मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को आपको पहचानना है। तो मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक का उदाहरण कौन सा है, तो ये है आपका हड्डी। ठीक है, संयोजी ऊतक मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है। जो संयोजी ऊतक होता है ये क्या करता है, अंगों को जोड़ने का काम। क्या करता है, अंगों को जोड़ने का काम करता है। संयोजी ऊतक जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं, देखिए। तो इनमें जो सबसे पहला प्रकार होता है आपका लचीला संयोजी ऊतक होता है, जो आपके होते हैं लचीले संयोजी ऊतक। दूसरा आप देखेंगे कुछ विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक होते हैं। ठीक है, और तीसरा आपका क्या होता है, संघन। तो ये तीन प्रकार के संयोजी ऊतक हमारे शरीर में यानी कि मानव शरीर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संयोजी ऊतक है। ठीक है, तो इसमें से कौन सी एक संयोजी ऊतक है, तो आपकी जो हड्डी है, हड्डी क्या है, ये एक प्रकार की संयोजी ऊतक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं। तो हमारे शरीर के हड्डियों में संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। कैसे ऊतक पाए जाते हैं, संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में क्या एक पशु ऊतक नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए पेशी ऊतक क्या है, पेशी ऊतक नहीं है। ये आप देख लीजिए, पेशी ऊतक जो होता है संयोजी ऊतक तंत्रिका ऊतक का उपकला होता है। जो आपका ऊतक चारों यानी जो पशु होते हैं उनका ऊतक है। किसी जीव के शरीर में तंत्रिका ऐसे रेशे को कहते हैं जिसके द्वारा शरीर का एक स्थान दूसरे स्थान तक संकेत भेजे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका जो आयोग ने आंसर माना था, इसको आपको सबको 1 नंबर रिवार्ड कर दिया गया था इस प्रश्न में। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा आपका पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। ये तीनों ऊतक क्या होते हैं, पशु ऊतक नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ऊतक जो होता है ये हमारे जो सरल स्क्वैमस जो एपिथेलियम होता है, ठीक है, सरल स्क्वैमस एपिथेलियम, ये हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर जो होता है उसको बनाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम किस में मौजूद है। ठीक है, तो ये आपका किस में मौजूद हो जाता है, त्वचा में मौजूद होता है। जो आपका ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है ये ऊतक कई स्तरों से बना होता है। जो सबसे निचले स्तर को जनन स्तर कहते हैं, जो लगातार विभाजित होकर नई नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें
अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको रखा हुआ है और जो टॉपिक वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको इंक्लूड किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।